मैंने ऐसा सुना है कि कहा जाता है कि कुछ ऐसे प्लैनेट है जहाँ पर आप जाओगे तो टाइम बड़ा फास्ट हो जाएगा, जहाँ पर आप जाओगे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, जहाँ पर आप जाओगे आपकी हाइट छोटी हो जाएगी। हाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भाई। वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्लैनेट हमारा पड़ता है सोलर सिस्टम का, डेट इज मरकरी। मरकरी। मरकरी में जाना पॉसिबल है? ऐसा कुछ खास पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर एज ए ह्यूमन बीइंग आप जाओगे, कुछ रहने के लिए जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आप अगर सही से देखेंगे कि मरकरी साइज में छोटा होते जा रहा है अभी भी। अच्छा, हाँ, छोटा सा मतलब कैसे? मतलब साइज में कुछ कुछ रीजंस है जिसका वजह से मरकरी का साइज अभी भी छोटा हो रहा है। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो क्लोजेस्ट सन थे, राइट। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर उतना है नहीं, तो रेडिएशन बहुत पड़ेगा। तो ऐसे अगर रहने का पर्पस से, अगर हैबिटेबल करने का पर्पस से अगर आदमी सोचेगा तो मर्क्यूरी इज़ नॉट द वायबल ऑप्शन। मर्क्यूरी, अगर हम लोग पूरा सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करना है तो मर्क्यूरी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है अपना सोलर पैनल सेटअप करने के लिए, है ना। ये एक एनर्जी का सोर्स बन एक सकता है। एनर्जी का सोर्स बन सकता है, यस। ये हालांकि आई थिंक कि प्रैक्टिकल नहीं है, बट हाँ सोचने में तो अच्छा लगता है कि वहाँ पे सोलर प्लांट्स लगा दो, सोलर पैनल्स लगा दो। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, मतलब आज के लोग, हाँ मतलब बहुत सारे थ्योरीज है कि मार्स का ऊपर ले लिए बात कर रहे हैं एग्जांपल। तो बहुत सारे थ्योरीज है कि मार्स के ऊपर कैसे रह सकता है, मार्स को हैबिटेबल बना सकता है, आदमी लोग मार्स में रह सकता है। वैसे ही थ्योरीज है कि मर्क्यूरी के ऊपर क्या कर सकते हैं, मर्क्यूरी को रिसोर्स माइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सोलर पैनल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा सोलर पैनल सेटअप हो गया तो फिर फ्यूचर इवेंट्स के लिए काम आएगा। लाइक अगर हमको एक्सो सोलर प्लैनेट्स को डिस्कवर, मतलब बात करना है, या फिर एक्सो सोलर प्लैनेट्स को ऊपर जाना है, तब हम लोग को मर्क्यूरी का जो एनर्जी वगैरह का है सब चीज़ इस्तेमाल होगा, मददगार। यानी कि ये चीज़ पॉसिबल है, मतलब किसी न किसी तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल तो हो सकता है, रहा नहीं जा सकता बट बेनिफिशियल हो सकता है। जी भाई। अच्छा, बात की जाती है मून्स वगैरह की, कि आज के जैसे एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, मरकरी के पास भी अपने मून से क्या? नहीं नहीं नहीं, मर्क्यूरी और वीनस ऐसा प्लैनेट्स है अपना सोलर सिस्टम को जिसके पास कोई मून्स नहीं। ओह, चलिए वीनस के ऊपर बढ़ते हैं भाई। फिर वीनस के ऊपर अगर हमें रहना है, उसको हैबिटेबल बनाना है तो क्या करना होगा? हैबिटेबल बनाना तो वीनस को एक टाइप में मुश्किल चीज़ है, मतलब उसको हैबिटेबल बनाने में बहुत साल लग जाएंगे, 10,000 20,000 क्या पता 50,000 साल लग जाए। हैबिटेबल मतलब उसको सरफेस को हैबिटेबल नहीं बना सकते, क्योंकि उसका सरफेस में मर्क्यूरी इवन दो सबसे क्लोजेस्ट है, उसके बावजूद वीनस सबसे ज़्यादा वार्म प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। मरकरी से भी ज़्यादा? मर्क्यूरी से भी ज़्यादा। ऐसा क्यों भाई, कैसे? उसके पास जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है, वो हीट को ट्रैप कर लेता है और हीट को जाने नहीं देता। उसका इवन 400 समथिंग डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच सकता है। उसके ऊपर बहुत सारे मिशंस किए गए वाया रशियन साइट्स, सोवियत यूनियन द्वारा वेनेरा मिशंस उसके ऊपर किए गए, और जितने भी मिशंस है आप बोल सकते हैं 127 मिनट्स शायद हाईएस्ट है। उसके ऊपर रोवर कोई गया हो और 120 मिनट्स के अंदर अंदर सब लेड पिघल जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। रोवर ही पिघल गया? रोवर ही 2 घंटे के अंदर? 2 घंटे का, यानी कि टेम्परेचर सीरियसली काफ़ी ज़्यादा हाई है, सर्वाइवल का तो सवाल ही नहीं। सिर्फ टेम्परेचर का बात नहीं है, उसका प्रेशर भी बहुत हाई है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर जब अब वेनेरा 1 मिशन हुआ था तो उनको लगा था कि नहीं वैसे ही एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि इसको ट्विन सिस्टर माना जाता है अर्थ का, हाँ, तो वैसे ही एटमॉस्फेयर होगा, तो उस सिमिलर कंडीशंस के लिए वेनेरा 1 भेजा गया। जैसे ही वेनेरा 1 उस सरफेस के लिए बढ़ा ना, तो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया वीनस, इतना ज़्यादा प्रेशर उसको ऊपर लगा कि वो लैंड करने से पहले ही खराब हो गया था वेनेरा 1। उसके बाद फिर वेनेरा 2 में उस हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया, लेकिन हाँ बोल सकते हैं अभी तक कोई इसको सर्वाइव नहीं कर पाया। अच्छा भाई, अगर हम चाहें कि मरकरी पर हमें रहना है तो क्या कोई ऐसा चांस है, कोई थ्योरीज है जिसके ब्याह पे कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ वहाँ पे हो जाए या फिर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास हो तो थोड़ा सा हम ज़्यादा वहाँ पर रह सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा क्या, मतलब आदमी लोग ऐसा थ्योरीज बनाया है कि वहाँ पर मतलब आदमी लोग रहने लग जाए, वैसा भी थ्योरीज बनाया है। लाइक जैसे एक है फ्लोटिंग सिटीज़ करके, ठीक है, उसमें क्या है, एयर बलून्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उसको ऊपर फिर सिटीज़ बनाए जाएंगे ताकि वो एटमॉस्फेयर अंदर नहीं जाना। जब वीनस क्या है कि जब उसका एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर जैसे अर्थ है, अर्थ के क्लाउड्स में ही अगर आप बना के रहे
वही चीज़ बता रहे हैं। वीनस का अगर क्लाउड्स में ही एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं गए, वीनस के क्लाउड्स में ही अंदर ऊपर ऊपर बस बना के रहे, तो वो बहुत ही अच्छा कंडीशंस प्रोवाइड करता है रहने के लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि मार्स से ज़्यादा बेटर वीनस में बना Venus दो। है। हाँ, वीनस में बना दो। फ्लोटिंग सिटीज़ वगैरह यही तो बनाना होगा, बना दो। बट हाँ, और उसका कंडीशंस देख के लोग नहीं भी बना रहे, कुछ तो रीज़न है ना। रीज़न यही है कि अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, कुछ फटा, तो सीधा आदमी लोग नीचे जाएंगे। ये तो है, मतलब एयर बैलून या फिर फ्लोटिंग सिटी का आप कंसेप्ट देखो तो डेफिनेटली कुछ भी हो गया तो रिस्क तो है भाई। और बाहर उस एयर बैलून जो भी उससे बाहर आते के साथ जो हमारे शरीर के साथ होने वाला है, जो कि रोवर के साथ हो गया था, वही सेम कुछ होगा। चलिए भाई, अगला जो प्लैनेट है वो है हमारा अर्थ। अर्थ पर हम पता नहीं कितने करोड़ों साल से रह रहे हैं, बट स्टिल वी कांट फिगर आउट कि सही तरीका क्या है रहने का, है ना। आपको क्या लगता है, अर्थ बहुत ही अच्छा कंडीशन है ह्यूमन के लिए? कह सकते हैं, या फिर अच्छी नहीं तो इतना कह सकते हैं जहाँ पर हाँ एटलीस्ट सर्वाइव कर सकता है, उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, जिंदा रह सकता है, हाँ ये कह सकते हैं। हाँ, मतलब अब इतना दिन से तो, इतने सालों से ह्यूमंस आए हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा ना। बट नील डिग्रेस टाइसन है, उनका हम एक बार पॉडकास्ट देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे बेसिकली, तो उसमें वो खुद बता रहे थे कि अर्थ कोई मतलब अच्छा कंडीशन नहीं प्रोवाइड करता है। दिनों दिन आपका बाढ़ वगैरह आते रहता है, और क्लाइमेट है, मतलब कुछ भी ऐसा कंडीशंस नहीं है। हमेशा अर्थ क्या है कि ह्यूमंस को मारना ही चाह रहा है वो, मतलब हमने बोले, टाइसन बता रहे थे। बट फिर भी सरवाइव तो कर रहे हैं ना। अब इतना बहुत सारा चीज़ है जिससे सेल्फ डिस्ट्रक्ट ह्यूमंस खुद ही कर लेंगे। लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, उससे ह्यूमंस का वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसी का वजह से ह्यूमंस खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ है। लाइक एक जगह है, नाम ठीक से याद नहीं है, वहाँ पर दिखाया जा रहा था, वहाँ पर एक वर्ल्ड क्लॉक है, और वर्ल्ड क्लॉक है वो दिखा रहा है कि 2 साल बस बचे हैं ह्यूमंस को। अगर कुछ रिवर्सिबल चेंजेस करना है तो सिर्फ 2 साल बचे हैं, उसके बाद कुछ चेंज ऐसा हो जाएगा कि वो इरिवर्सिबल हो जाएंगे। मतलब उसके बाद तो ह्यूमंस का खात्मा ही है। मतलब तुरंत नहीं होगा, बट 500,000 ईयर्स डाउन द लाइन ह्यूमंस का खात्मा, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। फिर एक बार आप पढ़िएगा वो वर्ल्ड क्लॉक के बारे में, डूम क्लॉक के बारे में। डेफिनेटली पढ़ेंगे भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अर्थ के बाद में। अर्थ के ऊपर तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, बट अभी हम प्लैनेट्स के बारे में बात करें, बाकी के सोलर सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट प्लैनेट कम्स इज मार्स। मार्स के ऊपर तो हमारी काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी बार गए भी हैं, अलग अलग कंट्रीज से लोग गए हैं। मार्स के बारे में एक कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो क्या है? कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, मतलब वो कंडीशन प्रोवाइड करता है रहने का। मतलब ऐसा है कि वो ख़राब कंडीशन नहीं प्रोवाइड करता। वैसे देखा जाए तो अर्थ में भी कुछ कंडीशन अच्छा नहीं है, पर लेकिन इसमें ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ आदमी लोग रह रहे हैं। और वैसे ही मार्स में बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले उसका कंडीशन उतना ख़राब नहीं है, जिसकी वजह से आदमी लोग ना जाए। मार्स पर ऐसा क्या है कि हम लोग मार्स की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अलग है? अलग नहीं, मतलब सिमिलर है, अर्थ के जैसा सिमिलर है। उसका ऑर्बिट सिमिलर है। अर्थ में 365 डेज होते हैं, उसमें 388 डेज होते हैं, उसी के आसपास है कुछ। और सेम सिमिलर साइज का है, बस यही है कि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, उससे ग्रेविटी 3 टाइम्स कम है। और इसी चीज़ की वजह से उसमें कूल प्लैनेट है, मतलब बहुत ठंडा प्लैनेट है। इसी वजह से उसको प्लैनेट को वार्म करना होगा, उसके पास एटमॉस्फेयर खुद का नहीं है, उसको एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, तब जाके उसमें आदमी रह सकता है। अदरवाइज थ्योरीज के अकॉर्डिंग अगेन उसमें स्पेस डोम्स बनाना पड़ेगा ताकि रेडिएशंस ना पड़े, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, तो रेडिएशन से आदमी को बहुत दिक्कत हो सकता है। इसीलिए स्पेस डोम्स वगैरह पहले स्टार्टिंग में मार्स डोम्स वगैरह बनाना पड़ेगा रहने के लिए, सही से रहने के लिए। उसके बाद फिर उसको धीमा धीमा गर्म किया जाएगा, फिर जाके आदमी उसमें अच्छा से हैबिटेबल उसको कर सकता। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, जो इलॉन मस्क है, हाँ, उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए थे कि कैसे मार्स के अंदर, मार्स के ऊपर हम उनको मार्स को गर्म कर सकते हैं और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। आपने भी सुना होगा, आई होप। हाँ, मतलब उनका आइडिया यही था ना कि जो पोल्स है वो आइस पोल्स है ना, राइट, तो उनको ऊपर न्यूक्लियर मिशन
छोड़ दो, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दो, उसके बाद कुछ समय में अपने आप गर्म हो जाएगा मार्स। और हाँ वो कर सकते हैं, बट उसमें खर्चा भी बहुत लगेगा, खर्चा बहुत लगेगा। ओवर द टाइम। मतलब अब ये चीज़ ऐसा है कि उसको एक बार में करना होगा, ओवर द टाइम मतलब नहीं कर सकते। उसको एक ही बार में करो और ख़त्म करो, तो एक ही बार में इतना सारा पैसा कौन खर्च करेगा, वही बात हो जाता है। ये बात भी। और दूसरा आई थिंक काफी सारे एक्टिविस्ट भी आए थे कि भाई ये गलत है, ऐसा कुछ चल रहा है, ये सब बातें भी हुई थी। ये ना रहता है। राइट। बाय द वे ना, काफी सारे ऐसे मिशंस हैं, इंडिया के भी मिशंस हैं जो मार्स पर गए हैं। मिशन मंगल हुआ था, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी बाकी अलग अलग कंट्रीज जिन्होंने मार्स को ना काफी बार एक्सप्लोर किया है। लोगों का ये मानना है, ये डाउट, हालांकि आई थिंक सबको पता भी, मुझे भी शायद जहाँ तक लगता है कि नहीं है ये सच, बट ऐसे कहा जाता है कि अगर कहीं पर एलियंस मिल सकते हैं तो मार्स ही है जहाँ पर मिल सकते हैं अभी के लिए। हाँ, मार्स में एलियंस नहीं मिल सकते अभी के लिए एटलीस्ट, बट ये हो सकता है कि उसमें पहले रहते हो कुछ। अच्छा। जरूरी नहीं है ह्यूमंस जैसे एलियंस रहते हो, माइक्रोब्स भी रह सकते हैं। माइक्रोब्स भी एक टाइप के एलियंस ही है। एलियंस का मतलब क्या होता है, जो अर्थ में नहीं पाया जाता, वही चीज़ है। इसीलिए मार्स में कुछ माइक्रोब्स, एलियन लाइफ मिल सकता है, या फिर उसका प्रेजेंस था पहले, ये चीज़ मिल सकता है एटलीस्ट। बाकी एलियंस तो अभी नहीं मिलेंगे। मार्स के बाद ना हम बात करते हैं मून के बारे में, बेसिकली अर्थ के मून के बारे में बात करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मिशंस हैं जो मून के ऊपर किए गए हैं। जैसे एक इंडिया का ही मिशन था, चंद्रयान। तो उसके बाद में जब चंद्रयान मिशन हुआ, चांद पर हम गए, तो एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बाद, उसके बारे में कुछ खास अपडेट्स लोगों के पास नहीं है। नहीं, चंद्रयान 3 मिशन इसीलिए था जो अभी रिसेंट में हुआ है, वो था कि साउथ पोल्स में समझने के लिए कि साउथ पोल्स में क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का कंडीशंस क्या है, वहाँ पे वाटर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो चीज़ समझने के लिए था चंद्रयान 3। वहाँ पे इसीलिए रोवर भेजा गया, और उस इसरो वालों को पूरा मालूम था कि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, बहुत नेगेटिव में चला जाता है, कुछ समय बाद रोवर्स काम करना बंद कर देंगे। वही हुआ, कुछ एक हफ्ता तक चला था, उसके बाद फिर वो डेटा भेजना बंद हो गया था। तो एक हफ्ता में जो भी डेटा कलेक्ट हुआ वो इम्पोर्टेंट था। वो तो यानी कि पता था कि एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगा, पता था अगर टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो फेल नहीं हुआ है बेसिकली। नहीं। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं भाई एक हफ्ते बाद ही हो गया। ऐसा कुछ है। तो भाई अब हम बात करते हैं अपने अगले प्लैनेट के बारे में, जो कि जुपिटर। और जुपिटर अपने सोलर सिस्टम का, अगर प्लैनेट्स की बात करें, सबसे बड़ा प्लैनेट है। और शायद ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं कितनी ही अर्थ्स हैं वो एक जुपिटर के अंदर समा जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली कितनी, आई थिंक 400-500 होगा। नहीं, 1000-1500, मतलब 1300 के आसपास होगा। एग्जैक्टली 1300 के आसपास। 1300 अर्थ्स कैन फिट इनसाइड जुपिटर। हाँ, राइट। उसका तो रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारे अर्थ आ जाते हैं। जुपिटर के बारे में थोड़ा बताओ भाई, जुपिटर है क्या आखिर, उसके ऊपर रह सकते हैं क्या हम? जुपिटर के ऊपर रह नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो जुपिटर एक गैस जाइंट्स है। आप सुने होंगे जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स है वो रॉकी प्लैनेट्स है, उसके बाद गैसियस जाइंट्स आते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, ये सब गैस जाइंट्स है। तो इसमें मतलब लैंड नहीं किया जा सकता, इसका अंदर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उसका विंड स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके ऊपर लैंडिंग तो बहुत ही मुश्किल है। बाकी उसके अराउंड जो मून्स है, ऑलमोस्ट 95 मून्स है जो जुपिटर में, मून्स में हम लोग देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। यानी कि जुपिटर तो एक गैस का गुब्बारा हो गया बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो। वो सॉलिड नहीं है जहाँ पर हम जाकर कदम रख सकें, वो बस दिखता है कि ओ भाई इतना बड़ा है और ये है, बट एक्चुअली वो एक तरीके से फिजिकली या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कह सकता हूँ। वो गैस का गुब्बारा है बस एक। हाँ, ठीक है। उसके बाद भाई आपने कहा कि शायद जुपिटर पर तो नहीं हम जा सकते कभी भी, बट उसके जो मून है, 95+ मून्स हैं, उन पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। भाई एक चीज़ मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो अर्थ का एक मून है, जुपिटर के 95 मून है। मून का मतलब क्या है, मकसद क्या होता है मून का? और मून्स बहुत चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। लाइक अगर अर्थ को लेकर बात करें तो अर्थ का टाइडल फोर्सेस मून्स का वजह से होता है। तो टाइडल फोर्स अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। उसके अलावा जो एक्सियल टिल्ट होता है वो मून्स का वजह से मेंटेन रहता है।
तो ये सब चीज़ भी है। तो जुपिटर ज्यादा बड़ा है साइज में, इसलिए मतलब 95 मून्स की जरूरत पड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जुपिटर से छोटा प्लैनेट तो सैटर्न है ना। लेकिन उसके पास 200 मून्स है, 200 मून्स, 200 से भी ज़्यादा है। वो वंश, राइट। तो ठीक है, जुपिटर के बारे में एक दो कुछ बातें कही जाती है कि जुपिटर जो है ना अर्थ को बचाता है, सेव करता है, या बाकी के छोटे प्लैनेट को सेव करता है कुछ एस्ट्रॉइड से या कुछ ऐसी चीज़ों से जो स्पेस से आ रही हैं, बट वो खुद अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि अपने साइज की वजह से। ऐसा सच है क्या? अरे वो सब तो बोलने के ऊपर है। नहीं मतलब लेता है, ऑब्वियसली लेता है। अब जब समझिए इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, बहुत बड़ा है मतलब। अब उसमें जब कोई चीज़ आएगा, एस्ट्रॉइड वगैरह कुछ भी आएगा, सबसे पहले तो सन के ऊपर अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो भी कुछ जो अर्थ के पास आ रहा होगा वो जुपिटर के ग्रेविटी की वजह से उधर तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। जुपिटर के पास भी इतना ज़्यादा ग्रेविटी है कि वो कोई भी चीज़ को अपने तरफ पुल कर लेता है। अब सिर्फ जुपिटर नहीं, सैटर्न भी ऐसे ही है। सैटर्न भी ज़्यादातर अपने तरफ पुल कर लेता है, इसीलिए तो अर्थ बहुत ही बोल सकते हैं कि शायद अपनी गैलेक्सी का वन ऑफ द लकीस्ट प्लैनेट अर्थ। बहुत मतलब उसको बचाने के लिए जुपिटर है, मतलब सन के रेडिएशन से बचाने के लिए उसके पास अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है। गैलेक्सी के रेडिएशन से बचाने के लिए सन का मैग्नेटिक फील्ड है। और इवन मून भी ऐसा है जो हम लोग को हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए। अब अगर एक के मतलब 2 मून होते, ह्यूमंस नहीं होते। अच्छा, कैसे? ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, ज़्यादा बाढ़ आते, हाँ समझ गया। और इवन जो कॉम्प्लेक्स सेल्स इवॉल्व किए वो कॉम्प्लेक्स सेल्स इवॉल्व भी नहीं होते जल्दी। राइट। तो भाई हम बात कर रहे थे बेसिकली सैटर्न जुपिटर के बारे में। जुपिटर के बारे में, जुपिटर से आगे बढ़ते हैं। जुपिटर के बारे में कुछ और ऐसा है जो इंटरेस्टिंग है या फिर हमें जानना जरूरी है? आप एवेंजर्स देखे? हाँ देखा है भाई। उसमें एक मून है टाइटन। हाँ टाइटन जुपिटर का मून है टाइटन। तो हाँ, जुपिटर के पास ऐसे बहुत सारे मून्स हैं जिसको ऊपर एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। इवन बहुत से थ्योरिस्ट रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि उस मून्स में हैबिटेबल बनाया जा सकता है उस मून्स को। लाइक अभी करेंटली एक यूरोपा क्लिपर मिशन सेंड किया गया नासा द्वारा। तो यूरोपा क्लिपर क्या है कि वो जो यूरोपा मून है उसको सरफेस स्टडी करने के लिए भेजा गया कि उसके ऊपर पानी है कि नहीं है, और है तो कितना डेप्थ में है। ये सब चीज़ स्टडी करने के लिए यूरोपा क्लिपर है। अच्छा, यानी कि जुपिटर के ऊपर तो जा नहीं सकते, तो उनके एक मून है बेसिकली, उसके ऊपर रिसर्च हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हो चुका है नासा करंट से एटलीस्ट। अरे भाई। अच्छा, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को बहुत सारी डिस्कस करनी है, करेंगे। सैटर्न के ऊपर जाते हैं। हाँ। सैटर्न के आपने बताया था 300 प्लस 300 नहीं 200 200 प्लस उनके मून है। हाँ। राइट। अच्छा, सैटर्न जो है वो आपने बताया वो भी एक गैस ही है, गैस जाइंट है। हाँ। सैटर्न दिखने में कितना सुंदर लगता है, मतलब ऐसा लगता है बीच में एक सॉलिड है, उसके चारों तरफ रिंग्स रही हैं। रिंग्स तो शायद मेरे को पता था कि वो तो गैस है, बट रिंग्स गैस नहीं है। तो रिंग्स कौन? रिंग्स एक्चुअली एस्ट्रॉइड्स बोल सकते हैं। अच्छा। वो सब रॉक्स है। जो जितने भी आप रिंग्स देखते हैं वो रॉक्स है। ओ, उस एस्ट्रॉइड्स है या फिर हाँ बस ऐसी सब, वो सब गैस नहीं है। सैटर्न गैस है। सैटर्न गैस है, यानी बीच में जो हमें प्लैनेट दिखता है वो गैस है। हाँ। बाकी साइड में जो उसकी रिंग्स हैं बेसिकली वो काइंड ऑफ सॉलिड या फिर कह सकते हैं रॉक्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। हाँ। बाकी उसके मून्स भी इतने सारे हैं। तो किसी मून के बारे में स्टडी किया है? बहुत लोग बोलते हैं टाइटन वगैरह है। टाइटन आपको एवेंजर्स से याद आ रहा होगा। हाँ, टाइटन तो भाई जानते हैं, वही सेम वही टाइटन है क्या? ऑब्वियसली वहाँ पर कोई एलियन नहीं एग्जिस्ट करता। थैनोस। हाँ बट हाँ, थैनोस का जो होम प्लैनेट टाइटन है वो इसी से इंस्पायर्ड है। टाइटन एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा मून है जिसके पास कंडीशन ऐसा है जिसमें आदमी लोग जाकर रह सकते हैं। सच में ऐसा है? हाँ, टाइटन के पास ऐसा कंडीशन है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा। लाइक टाइटन क्योंकि इतना दूर है, उसका टेम्परेचर बहुत कम है। उसके पास सैटर्न से उसको ग्रेविटेशनल पुल मिलता है, मतलब पुल वगैरह होता है, तो
कुछ ना कुछ होगा, अब जाके जब कोई स्टडी होगा तो और भी दिक्कतें पता चलेगी। बाकी ऐसे थ्योरीज तो बहुत सारे हैं। ये भाई चलिए भाई, सैटर्न के बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। तो भाई आगे हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में, जो कि हमारा अगला प्लेनेट है। बेसिकली मैं पहले ही पूछ लेता, यूरेनस एक्चुअली क्या है? यूरेनस एक्चुअली एक आइस जाइंट है। मतलब वो बस आइस का बना हुआ, अब जाइंट है मतलब अर्थ से बड़ा है, अर्थ साइज में बड़ा है। अब यूरेनस और नेपच्यून ये 2 प्लैनेट्स है आइस जाइंट्स है, और इसके जो एटमॉस्फेयर है वो मोस्टली हीलियम्स वगैरह से कंपोज्ड है। और आई गेस यूरेनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जो मतलब 90 डिग्री तक टिल्ट है। -90 डिग्री तक टिल्ट है मतलब उसका एक्सियल पॉइंट 90 डिग्री पर है। ओह, टिल्टेड प्लेनेट है एकदम। हाँ, टिल्टेड प्लैनेट है। 90 डिग्री ज़्यादा नहीं होता भाई? बहुत ज़्यादा होता है। अब अपना नहीं ज़्यादा क्या होता है, अपना अर्थ का 23 डिग्री से, हाँ 23 डिग्री तक अपना अर्थ टिल्टेड है। बाकी जुपिटर आई गेस वो भी कुछ उतनी आसपास में टिल्टेड है। मतलब सारे प्लैनेट्स कुछ ना कुछ डिग्री पे टिल्टेड है। बस एक ही प्लैनेट है जो बहुत कम है, जिसका एक्शन एंगल 0 डिग्री के आसपास है। मतलब कि वो प्लेनेट टिल्टेड ही नहीं है, बिल्कुल सीधा है। हाँ, प्रॉपर सीधा है। मतलब कौन सा है भाई? ऑलमोस्ट 0.03 बोल सकते हैं। मर्क्यूरी अपना, मरकरी। मर्क्यूरी। क्या बात है। चलिए एक तो अच्छा चीज़ आया। कुछ तो मिला। लेकिन एक वो होता है, इसका मतलब क्या बनता है? कोई प्लेनेट टिल्टेड है या सीधा है, इससे कुछ फर्क पड़ता है हमारे ऊपर? लाइक अर्थ है, अर्थ पे 23 डिग्री समथिंग पर टिल्टेड है। ऐसा कुछ है नहीं। मतलब जो टिल्ट्स है वो बेसिकली सीजनल चेंजेस के लिए। लाइक अर्थ में जो जितना ज़्यादा टिल्टेड है वो उतना ज़्यादा सीजन्स है। मतलब अगर सीजनल्स वगैरह वो टिल्ट्स पे डिपेंड करता है। और इवन सन का जो रोशनी आ रहा है या रेडिएशन आ रहा है वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वो टिल्ट्स का वजह से होता है। और जितना ज़्यादा जो टिल्टेड रहेगा उसमें उतना ज़्यादा रेडिएशंस पड़ेगा, रोशनी पड़ेगा। राइट। यानी कि अच्छा, एक बात और आपने शायद बोली थी बीच में कि जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल है ना भाई, वो शायद से शिफ्ट कर जाएंगे आने वाले कुछ मिलियंस ऑफ ईयर बाद। अब रिसेंट में देखिए तो कुछ 47,000 ईयर्स में 0.2 डिग्री का टिल्ट महसूस हुआ है। आदमी लोग थ्योरिसिस्ट लोग बताया, और थ्योरी नहीं, ये तो एक टाइप में फैक्ट हो गया। और बोल सकते हैं कि कुछ मिलियन ईयर्स में वो पूरा फ्लिप कर जाएगा। अच्छा, यानी कि नॉर्थ पोल जो रिप्लेस हो जाएगा साउथ से, साउथ हो जाएगा। हाँ, उससे क्या चेंज आएगा बेसिकली? क्योंकि जैसे अगर मेरे हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा, बस नॉर्थ को साउथ बोल देंगे, साउथ को नॉर्थ। डे टू डे लाइफ में आप कुछ एक्सपीरियंस थोड़ी करेंगे। ऐसा कुछ थोड़ी है कि मतलब अभी भी टिल्ट ही हो रहा है। कुछ डिग्री से कुछ तो टिल्ट हो ही रहा है। बट ऐसे कुछ डे टू डे आपको चेंजेस नहीं महसूस होगा उस समय। अभी से अगर तुरंत देखने जाएंगे, जैसे अभी से अगर आपको तुरंत पता करना होगा कि उस समय क्या होगा, अभी से क्या डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस ये होगा कि सीजन्स पूरा चेंज हो जाएंगे। और जो डेजर्ट्स है उसमें आइस आ जाएंगे, जहाँ आइस है वहाँ डेजर्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और कंपास जो है वो नॉर्थ कहीं और दिखाने लगेगा, साउथ का जगह पे दिखाने लगेगा। तो वो वैसी सब चेंजेस। मैंने ऐसा सुना कुछ डिजास्टर्स इफेक्ट नहीं होगा। धीरे धीरे चेंजेस होते जाएंगे। जैसे हमने ऐसा देखते हैं ना पहले कि जहाँ पे आज रेगिस्तान है वहाँ पे पहले कभी नदी बहती थी। हाँ, धीरे धीरे करके रेगिस्तान में ऐसा बन गया कि वहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है। ऐसे तो ऐसे कुछ धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे, जिनसे शायद हम जिनसे हम अडेप्ट होते जाएंगे। उन्हीं चेंजेस के हिसाब से अपने जो भी हैबिचुअल जो भी हमारा है स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे तौर तरीके हैं, रूटीन्स है, वो उस हिसाब से चेंज से डल जाएंगे। तो भाई एको प्लैनेट आई थिंक जो बचा है, जो नहीं है पार्ट बट स्टिल इट वाज पार्ट सम इयर्स बैक, दैट इज प्लूटो। राइट। प्लूटो, सबसे पहले भाई प्लूटो के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। प्लूटो आखिर क्या है? प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट। हाँ, पहले उसको प्लैनेट माना जाता था क्योंकि उनको लगता था कि इनका भी अपना मून है, प्लूटो का 2 मून से उसके पास, और वो आराम से सन का चक्कर काटता है। बट फिर उसको मतलब बहुत सारे ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलने लगे, लाइक 5, अब तो 5 हो गए प्लूटो को मिला के। तो अब सबको को प्लैनेट्स कंसिडर नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए प्लैनेट का डेफिनेशन को वापस से रिस्ट्रक्चर किया गया था।
जब रिस्ट्रक्चर किया गया तो उसमें वही बताया कि अपना जो ऑर्बिट है उसको क्लियर रखना होगा, तब जाकर प्लैनेट मान सकते हैं। तो प्लूटो का ऑर्बिट क्लियर नहीं है। मतलब अब समझ लीजिए ऑर्बिट क्लियर इन द सेंस, अब जितने भी एस्ट्रॉइड्स होंगे उस ऑर्बिट में, वो सारे के सारे एस्ट्रॉइड्स प्लूटो के आसपास होने चाहिए। नेपच्यून का क्या है, नेपच्यून के ही ऑर्बिट में ऑलमोस्ट प्लूटो आ जाता है, इसीलिए वो उसका जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह है वो पूरा क्लियर नहीं है प्लूटो का। वो जो दोनों का जो ऑर्बिट है जिसमें घूमते हैं, वो ऑर्बिट है उनका, वो ऑर्बिट कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है उसका उनके साथ में, मतलब कोई अपना कोई फिक्स रूट नहीं है जहाँ पे वो घूमता है, ऑर्बिट करता है, ऐसा कैसे फिक्स है लेकिन मतलब डेविएट, मतलब क्या बोलते हैं, उसका ऑर्बिट्स में एस्ट्रॉइड्स है और सारे एस्ट्रॉइड्स उसको प्लूटो के आसपास ही होने चाहिए था, ताकि जैसा नहीं बोलते कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड थे तो एक जगह क्लस्टर है थोड़ा, उसका वजह से वो ऑर्बिट्स क्लियर हो जाते हैं। अब प्लूटो का ऑर्बिट क्लियर नहीं है, उसके आसपास बहुत एस्ट्रॉइड्स है, लेकिन वो सबको अपना ग्रेविटी की वजह से खींच नहीं पाता है। समझ गया। इस वजह से वो उसको डॉर्फ प्लैनेट में कंसिडर किया गया। जी भाई। बट नेपच्यून और प्लूटो के बीच में एक बेल्ट है, काइपर बेल्ट। ये क्या है? काइपर बेल्ट आपका बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह सबका बहुत सारा मिक्सर है, लाइक अर्थ और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वैसे ही नेपच्यून और प्लूटो के बीच में काइपर बेल्ट है। वहाँ पर एस्ट्रॉइड्स है और कॉमेट्स है और भी अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ एग्जिस्ट करते हैं जो बेसिकली एक प्लैनेट में नहीं बन पाए, वो एक बेल्ट में बन गए। तो भाई इसके बाद प्लैनेट्स के बाद ना मैं थोड़े से कुछ टर्म्स हैं जो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होते हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप बेटर तरीके से समझा सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहला टर्म आता है डार्क मैटर। हाँ, क्या होता है भाई डार्क मैटर? डार्क मैटर एक बेसिकली मतलब मैटर ही है एक टाइप में, बट वो लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। वो उसके पास ग्रेविटेशनल पुल है, ऐसा ग्रेविटेशनल पुल है जिसका वजह से वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को रोक सकता है। ऑब्वियसली रोक नहीं पा रहा, लेकिन रोक सकता है, उसके पास इतना ग्रेविटेशनल, बट वो लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता किसी भी वे में। अगर समझ लीजिए ब्लैक होल है तो उसके आसपास से लाइट जा रहा है तो लाइट को बेंड कर देगा, बट डार्क मैटर ऐसा चीज़ है जिसके पास से लाइट वेट जा रहा है। मतलब एक और एग्जांपल दे रहे हैं, मेरे पास लाइट आया, मेरे से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, ब्लैक होल के पास लाइट गया, वो पूरा टान गया, उसको अंदर ले लिया, या उसका आसपास से गया तो उसको बेंड कर दिया, ठीक। बट डार्क मैटर क्या है कि किसी भी प्रकार से उसको इंटरेक्ट ही नहीं करता, ना ही उसको रिफ्लेक्ट करता है, ना ही उसको एब्जॉर्ब करता है, ना ही उसको बेंड करता है, कुछ भी नहीं, बट फिर भी उसके ऊपर ग्रेविटी है, वो ग्रेविटेशनल पुल है, जिसका वजह से वो ऑब्वियसली वो रोकना चाह रहा है यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। तो डार्क मैटर एक बेसिकली एक ऐसी है जिससे हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है वो रुक रहा है, लेकिन एग्जैक्टली में डार्क मैटर क्या है, कैसा दिख रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमें नहीं पता है, ये कह सकता हूँ बेसिकली। मतलब रुक नहीं रहा है, ग्रेविटेशनल रुक नहीं, मतलब एक थ्योरी है द बिग क्रंच करके, पिछली बार सुफियान भाई आए थे, बिग बाउंस के बारे में बात किए थे। हाँ, बिग बाउंस के बारे में। हाँ, उसी में एक थ्योरी है बिग क्रंच करके, जो ये बता रहा है जैसे अब कहीं ब्लास्ट हुआ तो चीज़ें क्या है, फैलने लगता है, राइट। अब यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल पुल मतलब ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट आता है। तो बिग क्रंच में यही बताया जाता है कि इन फ्यूचर जो ये एक्सपेंशन चल रहा है वो डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल पुल का वजह से वापस सब वहीं आके वापस शांत एरिया पूरा बन जाएगा, जैसे बिग बैंग का स्टार्टिंग में था वैसे पूरा हो जाएगा। बट फिर उसके बाद कुछ हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुआ तो बताया गया कि बिग क्रंच पॉसिबल नहीं है। जी, अच्छा, कुछ ऐसे और भी पैराडॉक्सेस होते होंगे। हाँ ना, तो पैराडॉक्स के बारे में थोड़ी बात करें भाई। हाँ, पहले मुर्गी आई या अंडा आया? ये दोनों में से कुछ भी नहीं आया। दोनों में से कुछ भी नहीं। ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन जो ना हर कोई किसी को पूछता है, उसको नीचे दिखाने के लिए, कुछ ज़्यादा स्मार्ट बनने के लिए। हाँ, बेसिकली क्या है? अब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो वैसे बोला जाए तो मुर्गी पहले आया, लेकिन असली में मुर्गी कुछ पहले नहीं आया। ये बेसिकली एक पैराडॉक्स है, ठीक है। वैसे पैराडॉक्स 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक है फॉल्सिफाइड पैराडॉक्स। फॉल्सिफाइड पैराडॉक्स बेसिकली जो सुनने में अजीब लगे
मतलब लगे कि नहीं ये तो गलत बोल रहा, लेकिन असलियत में वो लॉजिकल रहता है, तो वो होता फॉल्सिफाइड पैराडॉक्स। तो अब जैसे आपने सवाल पूछा कि पहले मुर्गी आया या अंडा आया, हाँ इसका एक्चुअल आंसर होगा कि इवोल्यूशन होते गया, उसमें मुर्गी आते गई, अंडा आते गया, उस वही इवोल्यूशन का पार्ट था। हाँ, तो वो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन है ये एक्चुअल फैक्ट। यानी कि मुर्गी पहले आई है। नहीं, वही तो बता रहे, मुर्गी भी आ सकती है, अंडा भी पहले आ सकता है, लेकिन ये इवोल्यूशन का पार्ट है। तो इवोल्यूशन में कुछ भी पहले आया, कुछ भी मतलब आप समझ लीजिए कैसे होता है। अब आप बोलेंगे कि पहले पैदा कौन हुआ, अब समझ लीजिए पहले आदमी लोग जो था वो पहले फिश के रूप में था, फिशेस थे, फिशेस से फिर वो इवॉल्व होके कुछ लैंड क्रीचर्स में इवॉल्व हुए, फिर लैंड क्रीचर्स से वो गोरिल्ला, मंकी गोरिल्ला, फिर ह्यूमंस में ऐसे इवॉल्व हुआ ना। वैसे ही उनके भी ऐसे ही है कि कुछ है, मतलब कुछ होगा कि इवोल्यूशन का वजह से हम लोग कभी इसका जवाब दे ही नहीं सकते कि कौन पहले आया, मुर्गी आई कि पहले अंडा। जी, तो आपने जैसे बताया कि ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लॉजिकल लगे लेकिन वो इलॉजिकल हैं, उसका कोई जवाब नहीं होता बेसिकली। इन लेमन टर्म्स ऐसे कह सकते हैं भाई। ऐसे होपफुली काफ़ी सारे पैराडॉक्स होते होंगे, जितना मैंने सुना है ना, काफ़ी सारे पैराडॉक्स है टाइम को लेके, हमारी साइंस को लेके, हमारे स्पेस को लेके, काफ़ी सारे पैराडॉक्स। और आप इस मामले में एक्सपर्ट हो, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे जिसमें आपने पैराडॉक्स के बारे में ही बात की। तो जैसे स्पेसिफिकली कुछ ऐसे पैराडॉक्स के बारे में बात करें जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं इस वर्ल्ड में, बताइए भाई। बहुत ज़्यादा फेमस तो आपका ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। बहुत सारे मूवीज़ में दिखाया गया, टाइम ट्रैवल मूवी में, अरे बैक टू द फ्यूचर है, और अलग अलग एवेंजर्स में भी दिखाया गया है कि टेम्पोरल पैराडॉक्सेस दिखाया गया। अब सबसे फेमस इसमें है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बेसिकली यही है कि अगर आप प्रेजेंट से पास्ट में गए, पास्ट में जाने के बाद अपने ग्रैंडफादर को मार दिए, तो ग्रैंडफादर को मारने के बाद जब मार ही दिए तो ना ही आपको पापा एग्जिस्ट करेंगे इन फ्यूचर, फिर आपको पापा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब पापा एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे एग्जिस्ट करेंगे, और जब आप एग्जिस्ट नहीं किए तो कौन जाके ग्रैंडफादर को मारा। तो ये एक पैराडॉक्स है जो एक लूप में फंस गया, समझ लीजिए, कि जिसमें बता रहा है कि आप पास्ट में जाके ग्रैंडफादर को मार दिए तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो यही एक पैराडॉक्स है, टेम्पोरल पैराडॉक्स। अब इसी टेम्पोरल पैराडॉक्स में एक और भी फेमस पैराडॉक्स है, प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसके ऊपर एक मूवी भी बना है, प्री डेस्टिनेशन मूवी। आप देखे? जी देखे, देखा है। तो प्री डेस्टिनेशन मूवी बहुत ही टाइम मतलब माइंड बॉगलिंग था, मतलब कंफ्यूजिंग था प्री डेस्टिनेशन। पैराडॉक्स का क्या है कि आप अपने आप से शादी किए, मतलब उस मूवी में क्या बता रहे हैं, आप अपने आप से शादी किए, खुद को जन्म दिए और फिर खुद को मारने के लिए पीछे आ गए। ये वो प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स उस मूवी में था। लेकिन एक्चुअल में प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स क्या होता है कि आप यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप पास्ट में गए तो आप यूनिवर्स का वजह से गए। अच्छा, ये चीज़ है वो, मतलब कुछ भी आप किए तो प्री डिफाइंड है, पहले से ये था। यूनिवर्स चाहता था कि आप पहले जाए। आप वीडियो में, मेरा पुराना वीडियो में एक एग्जांपल दिए है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स का, कि अगर आप हिटलर को मारना चाहते हैं, अगर आप किल करना चाहते हैं हिटलर को, तो आपको पास्ट में जाना होगा। आप नहीं चाहते कि उसका वजह से जो भी इफेक्ट हुआ World War II वगैरह वो एग्जिस्ट करे। अगर वो नहीं होता तो शायद ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाता। इसीलिए आप वो सोच के आप हिटलर को मारने गए। बट यूनिवर्स नहीं चाहेगा कि हिटलर मर जाए, क्योंकि वो इवेंट तो हो चुका है। तो यूनिवर्स क्या चाहेगा कि आप जाओ लेकिन उससे पहले चले जाओ, मतलब जब हिटलर पैदा भी नहीं हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, उस वजह से आप हिटलर का पैदा होने से पहले ही चले जाएंगे। उस केस में क्या होगा अब क्या पता आप वहाँ पर लव इंटरेस्ट बना ले, आपका लव इंटरेस्ट का वजह से हिटलर ही पैदा हो जाए। अच्छा तो हिटलर का पैदा होना था, लेकिन क्या पता वो आप ही की वजह से पैदा होना था, इसलिए यूनिवर्स आपको पास्ट में भेजा। तो ये प्री डिफाइंड, प्री डेस्टिन्ड था। यही है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। और क्या है? आपका पास कोई फ्री विल नहीं है। फ्री विल तो नहीं है भाई, ये तो क्लियर हो चुका है। सुफियान भाई आए थे, उनका पॉडकास्ट था, लोग चाहें तो देख सकते हैं, हमारे आई बटन में मिल जाएगा।
काफी ज्यादा बात इसी पे की थी हमने भाई कि फ्री विल फ्री विल फ्री विल। हमें लगता है कि भाई हम फ्री हैं, बट उनके हिसाब से देखा जाए तो नहीं है हम फ्री। हाँ हर चीज डिफाइंड है, हर चीज के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस पहले से ही डिफाइंड हैं हाँ कि क्या होगा। हाँ तो भाई डेफिनेटली कुछ और भी पैराडॉक्सेस होंगे, है ना? तो हम किसी और नए दूसरे पैराडॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं अभी। हाँ वैसे देखा जाए तो हजारों पैराडॉक्सेस, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बट हर एक पैराडॉक्स को 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉल्सिफाइड पैराडॉक्स के बारे में हम आपको बता ही दिए कि जो सुनने में इलॉजिकल लगे लेकिन असलियत में लॉजिकल हो। हाँ एक ये एग्जांपल देंगे भाई इसी का कि सुनने में इलॉजिकल लग रहा है बट लॉजिकल है। तो मैथमेटिकल एग्जांपल है, एक मैथमेटिकल पैराडॉक्स है विद द नेम बर्थडे पैराडॉक्स। ठीक है, क्या होगा? बर्थडे पैराडॉक्स बेसिकली बताया जाता है कि कोई भी रैंडम 23 लोगों का अगर आप ग्रुप ले ले तो 50% चांस होगा कि उन सबका बर्थडे एक पर्टिकुलर डेट पे हो। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि कोई भी रैंडम 23 लोग का ग्रुप ले ले और उसमें से एक पर्टिकुलर मतलब एक डेट पे उन लोग का बर्थडे आ जाए। तो ये सुनने में भले अजीब लगे लेकिन प्रोबेबिलिटी मतलब मैथमेटिकली जो प्रोबेबिलिटी वगैरह निकाला जाता है उससे ये रिजल्ट 50% आता है। ये फैक्चुअल है, मतलब ये बहुत ही माइंड बॉगलिंग चीज़ है, समझ नहीं आएगा जल्दी। अब इसमें क्या है, और बताओ भाई, और सुनना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा आप एक है एंटीनॉमी पैराडॉक्स। एंटीनॉमी एक टाइप का पैराडॉक्स है जो ना ही सुनने में सही है ना ही लॉजिकली सही है, ना ही एग्जिस्ट करता है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। ये कौन सा है भाई? एंटीनॉमी जैसे आप एक ऑमनीपोटेंस पैराडॉक्स के बारे में जान सकते हैं। क्या होता है? ऑमनीपोटेंस पैराडॉक्स जैसे समझ लीजिए एक ऑमनीपोटेंस बीइंग है, भगवान है। ठीक है, अब भगवान को बोल दे कि आप ऐसा कुछ बना दीजिए, ऐसा कुछ रॉक बना दीजिए जो कि आप भी खुद लिफ्ट ना कर पाए। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो सुनने में भी लॉजिकल है और पॉसिबल भी नहीं है। मतलब आप ऐसा भगवान कैसे कर लेंगे? अब आपको बोला जाए कि एक ऐसा स्क्वायर बनाओ जो सर्कल हो, बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये इलॉजिकल है। ये वाला एग्जांपल ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा स्क्वायर बनाओ जो सर्कल। हाँ उसके बाद ना आपने एक ऐसी बात की थी जो लगे लॉजिकल लेकिन हो लॉजिकल। हाँ बस तो मतलब वही है जो आपने पहले स्टार्टिंग में पूछा, चिकन आया पहले कि एग आया। अब आदमी लोग बोलते हैं कि पहले चिकन आया होगा या फिर एग आया होगा। तो ये एक फॉल्सिफाइड पैराडॉक्स है कि आदमी लोग को लगता है कि या तो चिकन आया होगा या तो एग आया होगा, जो सुनने में लॉजिकल लग रहा होगा कि या तो पहले चिकन आया होगा, बट इसका ये है इलॉजिकल चीज़। इसका एक्चुअल आंसर है आपका एवोल्यूशन। जैसे हम आपको बता चुके हैं, एवोल्यूशन ही पार्ट है जिसका वजह से हम लोग ये कंफर्म नहीं, मतलब ये बोल ही नहीं सकते कि चिकन पहले आया या फिर एग पहले आया। ये सब एवोल्यूशन में आया जी। इवॉल्व होते होते आई, वो एक दिन मुर्गी बन गई, उसने अंडा दे दिया, बेसिकली ऐसा हुआ है। हाँ, नहीं, अंडा होते हुए आया, वो अंडा देते हुए आया, तो एवोल्यूशन होता हुआ आया। जी भाई, चलिए बाकी हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। मैं लोगों से चाहूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा तो डेफिनेटली हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी उन दोस्तों के साथ जिनके साथ बैठकर आप ये चीज़ें देखना चाहोगे। और हमारे आने वाले अगले पॉडकास्ट में आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, हम लोग बात करें, क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर हम इलेबोरेट कर सकते, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, व्यूवर्स है, वो हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अजय भाई की सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ पर जाकर प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए। इनकी वीडियोस भी देखिए, बड़ी ही दमदार, बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होती।